बंद कर देना। हाँ सर, नहीं अभी नहीं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला सवाल मेरा कि क्या कितने लोगों की स्किल की फर्स्ट स्टेप है, स्किल मॉड्यूल की फर्स्ट स्टेप? अच्छा ठीक है, हाथ हाथ पीछे। कितने लोगों के अभी तक एफडी के कुछ ना कुछ फंसा हुआ है? एफडी के अंदर, अच्छा, जिन लोगों का एफडी में कुछ ना कुछ अभी तक फंसा हुआ है पेपर, उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो जरा सुन लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो लास्ट डेट होती है एग्जाम्स की वो होती है 30 अप्रैल फॉर द जून सेशन। और एग्जाम का ट्रांसफर होने में तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है, तो आप कोशिश करें कि आपके जो पेपर पेंडिंग है वो 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक मैक्सिमम पास हो जाए। वैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का F1 होगा हुआ है अभी, किसी का F2 पेंडिंग है, किसी का F3 पेंडिंग है, तो कोशिश करें 15 तारीख तक जो है वो पास कर दे। और किसी का F3 अगर पेंडिंग है तो वो चाहे तो मुझसे मशवरा ले सकता है, मेरे पास काफी पुराना आदमी हूं मैं, तो मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है F3 का, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ F3 के अंदर इफ यू वांट। तो लेकिन आपको स्केड्यूल ऐसे करना है कि आप अप्रैल 15 तक पेपर दे दें अपना, ताकि आपकी अटेम्प्ट बन जाए, वरना आपकी अटेम्प्ट लैप्स हो। सही ना? दूसरे लोग, दूसरी बात ये है कि आप में अगर सारे पेपर्स पास कर चुके हैं तो अलॉन्ग विद F7 अगर आप चाहें तो F4 का पेपर जो है, जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, वो भी पढ़ सकते हैं साथ साथ, क्योंकि इट्स ऑन डिमांड एग्जाम, तो आप लोग पढ़ के उसको कभी भी प्लान कर सकते हैं, उसमें सिर्फ क्लासेस लेने का काम आपका होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें है इस सेशन में, वो है रमजान। रमजान के अंदर आप लोगों ने अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है। सही ना? लोग रोजा रख के लगता है किसी ना किसी पे एहसान कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं या किसी और पे कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो लोगों जो है ना, मतलब पढ़ा रहा, मतलब टीचर पढ़ा रहा है बच्चों ने, सर ख्याल करें सर, रोजा है सर बस कर दे सर, रोजा है। तो रमजान में थोड़ा सा, क्योंकि आप देखें आखिरी अशरा जो होता है रमजान के अंदर, वो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, ये पेपर जो है वो 3 मंथ्स के है नहीं, ये 6 मंथ्स के पेपर होते थे पहले। एसीडीएस को स्क्वीज करके जो ना वो 3 मंथ्स कर दिया टाइम पीरियड, तो हम समझे 3 मंथ्स के अंदर 6 महीने का कोर्स पढ़ रहे होते हैं। तो अब ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड, उसके अंदर फिर आपको पता, फिर ईद होती है। अच्छा, अब ईद होती है तो लोग ईद ही खत्म नहीं हो रही होती, गाँव चले जाते हैं, गाँव से वापिस ही नहीं आते। तो ये भी, लेकिन आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे आप देखें ये जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन क्लास इन एनी केस आपकी मिस ना हो, क्लास जो है वो बिल्कुल मिस ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पेपर की डायनेमिक्स अगर मैं आपको बताऊं, तो हम देखें पढ़ते हुए आ रहे हैं, FA1 कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, फिर FA2 पढ़ा होगा, फिर F3 पढ़ा होगा। अब ये F3 से मूव करें टूवर्ड्स FR। देखिए इस पेपर का नाम FA के बाद एडवांस AFA भी हो सकता था, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता था। जो F3 है इसका नाम है FA, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका नाम AFA नहीं है, इसका नाम है FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम अब रिपोर्टिंग की तरह मूव करें फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग समझे बहुत बेसिक वर्ड है। अब हम उससे मूव करें टूवर्ड्स द रिपोर्टिंग साइड, और इसके बाद आ जाता है SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अगर आप गौर करें तो इसका जो एडवांस पेपर है वो ACC ने कंपलसरी रखा हुआ है। हालांकि अगर आप देखें F2 की एग्जाम्पल लेते हैं, F2 का एडवांस जो है वो F5 है, इसको PM कहते हैं आप, और PM के बाद एडवांस पेपर है APM। तो APM है ना वो एडवांस पेपर, ये कंपलसरी पेपर नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल पेपर, आपकी चाहे मर्जी है अडॉप्ट करना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ते, आपके ऊपर है टोटल। लेकिन ये जो पेपर है इसका FR और FR के बाद SBR, ये सारे कंपलसरी पेपर में ACC के है। इसका मतलब ACC चाहता है कि आपकी रिपोर्टिंग पे बहुत अच्छी ग्रिप। अच्छा, जब हम बात करें रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, बात होना क्या होना चाहिए? सो बेसिकली ACC आपको सब कुछ पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा अबाउट द कंपनी। और कंपनी में भी कौन सी वाली? आंसर इज पब्लिक कंपनी।
तो हम आज के बाद कल को सोल पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे, ये बच्चों वाली बातें थी अकाउंटिंग में। पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे, बच्चों वाली बातें थी अकाउंटिंग में। और हम बात करेंगे अब कंपनी में भी, कौन सी वाली कंपनी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बिजनेसेस बहुत बड़े होते हैं, सही ना। कभी आप किसी कंपनी, पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी की खास बात क्या है, उसका डेटा अवेलेबल होता है इंटरनेट। आप किसी का पब्लिक कंपनी को उठा रहे रैंडमली, आपसे उसके एसेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाखों में एसेट्स नहीं होंगे, ना करोड़ों में एसेट्स होंगे। एसेट्स आपको मिलेंगे बिलियंस, अरबों रुपए में इसके एसेट्स होंगे, अरबों रुपए में प्रॉफिट होगा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है। और पब्लिक का जो पैसा होता है, इस पब्लिक को हमें करनी होती है रिपोर्टिंग। तो इसलिए अब जो नाम है वो अकाउंटिंग से निकल के रिपोर्टिंग की तरफ चला गया। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद एडवांस पेपर जो है वो एसबीआर का है, एडवांस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का। अब इसमें और इसमें से फर्क क्या है? इसमें फर्क है सिर्फ आईएफआरएस की कंप्लाइंस का। अभी तक आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी और थोड़े से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। अब हम आईएफआरएस के हिसाब से देखेंगे अकाउंट्स कैसे बनते हैं पब्लिक कंपनी। आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंट्स कैसे बनते हैं पब्लिक कंपनी के। अब हम ना पार्टनरशिप की बात करेंगे और ना ही हम बात करें किसी सोल पार्टनरशिप बिजनेस की, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि एफ आर का एडवांस है एसबीआर, और पीछे कहानी आ रही है एफ ए से। अब एफ ए और एफ आर की नॉलेज क्या आती है? डबल ए में, दैट इज ऑडिट एंड अश्योरेंस के पेपर। और इन दोनों की नॉलेज क्या आती है? ट्रिपल ए में। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या, आप अगर कभी ऑडिट पढ़े तो एफ आर की बात पढ़े, सही ना, क्योंकि आपको एफ थ्री और एफ आर दोनों की नॉलेज जो है वो यहाँ पे काम आएगी। इन दोनों की नॉलेज काम आती है एसबीएल में। इसका मतलब एसबीएल हमेशा होना चाहिए एसबीआर और एफआर के बाद, सही ना। अच्छा, इसी तरीके से फिर हम आ जाते हैं एफआर और एफ फोर, जिसको एलडब्ल्यू है। एलडब्ल्यू से भी नॉलेज आती है जो हम एफआर के अंदर जो है वो लेके जा रहे हैं। तो इस पेपर की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें कि अगर आपका ये पेपर वीक होगा तो डेफिनेटली आपका एसबीआर भी वीक होगा, आपका ट्रिपल ए भी वीक होगा, आपका एसबीएल भी वीक होगा। आपकी ये सारी चीजें किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे आती हैं। फिर इस पेपर के अंदर एक टॉपिक है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर मोस्टली लोग अपनी थीसिस रिपोर्ट बनाते हैं फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओबीयू की जो डिग्री आप सबको इंशाल्लाह मिलेगी, उस डिग्री के लिए लोग थीसिस लिखते हैं। उस थीसिस में मोस्टली लोग जो टॉपिक 8 है जो सेलेक्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द रेशियो एनालिसिस, कि हम रेशियोज के एनालिसिस करके उधर भेजे होते हैं उस थीसिस को। तो अगर आपका एफआर पेपर अच्छा होगा तो ये आपको बहुत आसानी होगी थीसिस बनाने में, थीसिस रिपोर्ट बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि पेपर को, मैं कहता हूँ एसीसी के पेपर्स को एक दफा बंदा तमीज से पढ़ ले, क्योंकि पेपर फीस बहुत बढ़ गई है। तो पेपर फीस तकरीबन मैं समझता हूँ 35,000 to 40,000 हो गई है एक पेपर की फीस। एम आई राइट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 35 का फिगर ले लूँ और खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो आप सोचिए 35 प्लस 35 कितना होगा? 70,000 होगा। क्योंकि अगली टाइम आप देने बैठोगे तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक दफा पढ़े और तमीज से पूरी जान लगा के पढ़ लें। उसमें क्या होगा? अच्छा, एसीसी की सबसे खास बात क्या है? एसीसी कभी जानबूझ के फेल नहीं करता किसी। बहुत सारी क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमने सुन रखा है कि वो लोग जानबूझ के फेल कर देते हैं बच्चों, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन एसीसीए का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अगर उनको 100 में से 100 बच्चे भी पास करने पड़े वो आपको कर देंगे, सही ना। सो अब देखते हैं ये बच्चे पास कितने करते हैं। तो हमने सपोर्ट लेनी है गूगल भाई की। एसीसीए पास रेट्स, क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हैं? ये आ जाए पास रेट्स पे।
ये देखें, ये एफआर का पास रेट है मोस्ट रिसेंट 49, 50, 51, 50, 50, 48, 51, 47, 48, 50, 44, 46, 46, 46, 50। इसका मतलब कह रहा है आधों को तो फेल होना ही होता। आप देखिए कितनी खतरनाक बात है, आधों को तो फेल होना ही होता। अब आपने मेहनत करके अपने आप को इन आधों में लेके आना है, कौन से आधे वाले हैं जो ये पास हो। लेकिन अगर आप इसके भाई से बात करें जो है पीएम का पेपर, ये देखिए 43, 40, 41, 40, ये 40 से ऊपर, ये 43, 37। आप देख रहे हैं 41, 44, 40, 40, 39, 35 हुए। एक और देखे डबल ए का पेपर 40, 44, 39, 44, 38, 39, 39, 43, 39। ये 40 भी पूरे नहीं कर रहा। ये तो कह रहा है 60 को फेल करो 100 में से। पीएम में और स्पेशली आप देखिए नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि पार्ट 1 के बाद ना तो ऑडिट उठाओ ना पीएम उठाओ, ये दोनों खतरनाक पेपर है। इनकी सबसे खास बात क्या है, दोनों की एग्जामिनर खातून है। और खवातीन आपको पता है सख्त होती है बहुत। और ये जो है ना, ये अंकल है सारे चेक करने वाले। ये देखिए 51, 51, 52, 50, 50 एफएम एफआर अंकल है स्टीव, मिस्टर स्टीव नाम है उनका। ये देखिए 50 टीएक्स में भी देखिए 52, 52, 52। तो हम नॉर्मली कहते हैं एफआर उठाओ फिर टीएक्स उठाओ। 50-50 वाले पहले पास कर लो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मुझे स्किल में आ गया हूँ। फिर बेशक आप फिर पीएम की तरफ हिम्मत करो। पहली पीएम अटेम्प्ट देना सुसाइड अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से। तो अगर पहली पीएम देता है और अगर किसी ने एक्सपीरियंस पास में किया है तो उसको पता होगा उसने अपने साथ क्या किया है। अगर किसी ने पास में पीएम आ रहा है तो उसको पता होगा, रिजल्ट आएगा पता चलेगा। ओबीयू, ओबीवी, बीवी नहीं कह रहा मैं, ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी ओबीयू कह रहा था। आपको बीवी अभी से नजर आनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, so what about F7 or F9 for June attempt? I recently wasted my 1 year and I passed F3 with 90% and F2 by 80%. Should I utilize my wasted? No, don't go for the 2 year papers. एक साल वेस्ट हो गया तो थोड़ा और वेस्ट होने में, क्योंकि आप अच्छा इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ना, वो लोग मैं अपनी व्हाट्सएप अभी नंबर दूंगा, वो मुझसे अलग से बात कर लें, क्योंकि हर बच्चे का सिनेरियो अलग होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक अलग से प्लान बता दूंगा। वो बोलो अगर किस तरह का किसी का मसला चल रहा है ना, जैसे आपने कहा जैसे F1 दिया 3 दफा, फिर F2 दिया 4 दफा, फिर MA1 दिया 5 दफा। मतलब जिंदगी में कोई बच्चा अगर एक दफा भी फेल हुआ है तो मैं उसको कहता हूँ एक दफा मुझसे मिल लो आगे। मेरे पास एक ऐसी दवाई है, वो मैं खिलाता हूँ लोगों को तो बच्चे पास हो जाते हैं। जी से भविष्य ग्रे कह रही है प्लीज रिप्लाई बैक, आई कॉल सो मेनी टाइम्स। आप बेटा किसी और क्लास में डेमो लेना है? डेमो में क्या दिखना है आपको? ये जगह है वैसे, अगर आप चाहते तो बैठ सकते हैं। बेटा जगह दे देंगे हम लोग, एक चेयर तो लगा दे मेरा एक और। ये आप लोग की लाइन में तो चेयर पा रहे ना। ये दो पे बैठा एक चेयर में 2 मिनट दे दे बेटा, वो मंगा रहे हैं।
बेटा इधर बैठ जाए, बैठ जाए। आप लोग इधर इधर हो जाओ, उनके साथ बैठा कर। ओके जी, अब बेटा सुनो यार, अब जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एफआर की परसेंटेज देखें तो कंपैरेटिवली बेटर परसेंटेज है एज कम्पेयर टू पीएम और डबल ए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि स्टूडेंट्स नॉर्मली पेपर में फेल होते क्यों हैं। अब मैं स्पेसिफिक टू एफआर बात कर रहा हूँ, क्यों फेल होते हैं लोग एफआर में फेल क्यों होते हैं। अब एफआर के अंदर फेल होने के अंदर जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये है कि लोगों को चीजें बहुत ज्यादा याद करने की आदत होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीजें रट लेते हैं, सवाल का जवाब रट लेते हैं। रटने से कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फिर उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। आपको स्टैंडर्ड याद है, अच्छी बात है, लेकिन स्टैंडर्ड को अप्लाई कैसे करना है, किस सिनेरियो पे स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड की अगर एप्लीकेशन आ जाए तो आप बहुत आसानी से, मतलब आपको जो पढ़ना है ना वो क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी पे ज्यादा। एक बच्चा कह रहा है मैंने 200 सवाल कर लिए, उसके मुकाबले में बेहतर है एक बच्चे ने 50 सवाल किए बेशक, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, नंबर वन। दूसरा, एग्जामिनर कंप्लेन जो अक्सर करता है उसमें कंप्लेन नहीं करता है कि बच्चे जो पूरा पेपर है वो नहीं करते, और पूरा पेपर ना करने का रीजन क्या है कि बच्चे मॉक नहीं देते। तो आप लोग अगर मेरा स्केड्यूल उसको फॉलो करेंगे, मॉक एग्जाम्स अगर टाइम पे देंगे, तो आप 100% जो ना वो पेपर टाइम पे कंप्लीट, क्योंकि 3 घंटे का हमारा स्टेमिना नहीं होता। अच्छा, बचपन से हमने क्या सीखा है, बचपन से हमने सीखा क्या है कि हम 3 घंटे का पेपर देते कैसे हैं, पेपर देते हैं नोटबुक पे बैठ के, सही है ना, काम पेपर से ऊपर जो है पेंसिल को यूज करते हैं, पेन को यूज करते हैं, वो पेपर देते हैं। तो हमारे हाथ के साथ हमारे दिमाग का कनेक्शन है, और वो एक हाथ चलता है खाली एक वक्त में। पेपर ऐसा कोई कभी आपने देखा बच्चा यूं पेपर सॉल्व करा, ऐसा नहीं देखा होगा आपने, एक ही बच्चा कर रहा होता है एक हाथ में, तो वो हमारे साथ कनेक्शन सेट हुआ है। अब एग्जाम में आपका यूं हाथ चल रहा है, यूं, तो दोनों हाथों के साथ आपको कनेक्शन डेवलप करने में एक तो टाइम लगता है, नंबर वन। दूसरा, स्क्रीन पे 3 घंटे बैठ के देखते रहना देखते रहना देखते रहना, वो एक बच्चों के लिए अक्सर चैलेंजिंग हो जाता है। आंखों में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। अब आपने प्रैक्टिस की आधे घंटे के सवाल की, 15 मिनट के सवाल की, 1 घंटे के सवाल की, तो 3 घंटे की जो दौड़ होती है ना, 3 घंटे की जो रेस होती है, उसमें बच्चे हार जाते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम के बच्चे जो वो खराब कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट उनको पता नहीं चलती कि सेक्शन ए में टाइम कितना लगाना है, बी पे कितना टाइम लगाना है, सी पे कितना टाइम लगाना है। तो टाइम मैनेजमेंट से की। दूसरी बात ये, जैसे मैंने अभी आप पूछा कितने लोगों का पहला अटेम्प्ट है, जस्ट राइट आफ्टर द एफडी मॉड्यूल, कितने लोगों का पहला अटेम्प्ट है, तो काफी बच्चों ने हाथ उठाया। तो आपकी अगर फर्स्ट स्किल अटेम्प्ट है तो आपने अभी तक एमसीक्यू सॉल्व किए, अभी तक आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस को, कुर्सी बेटा जगह होगी आप लोगों के पास, जगह हो? पहले एक तो होते थे, ये बड़ा मसला है, ये रूम छोटा पड़ गया मुझे लग रहा है। ऑनलाइन वालों को कोई कुर्सी चाहिए तो बताएं। ऑनलाइन बेटा मैं आपको लाइक करने वाला हूँ, ये इसमें चेयर एक एक्स्ट्रा है बेटा, एक एक्स्ट्रा चेयर, एक और। बेटा मैं, आप इधर बोल देंगे, इधर मैम एडमिन में बोल देंगे, रूम में जीपो रूम में एडमिन बोलेगा कि एक चेयर लगा। अच्छा यार, ये बेटा इधर रख देंगे जरा पीछे की तरफ, थैंक यू यार। बेटा ये दरवाजा दरवाजा लॉक कर दो यार। अच्छा सीबी, अच्छा अब मैं अगर आपको बेसिक सेक्शन का बता दूं, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शंस में सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे होंगे। अच्छा एमसीक्यूज तो आ रहे होंगे लेकिन डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पास ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं,
जिसमें आपको ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न पूरा दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन बी जो है वो हमारा ओटीक्यू होता है। ओटीक्यूज के अंदर 3 ओटीक्यूज होते हैं, हर ओटीक्यू के अंदर 5 सवाल होते हैं, तो टोटल हमारे पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 30 मार्क्स का वेटेज होता है, 30 मार्क्स का वेटेज होता है सेक्शन ए का, 30 मार्क्स का होता है सेक्शन बी का, और 40 मार्क्स का वेटेज होता है सेक्शन सी का। इस 40 मार्क्स के अंदर एसीसीए 2 क्वेश्चन देगा हमेशा, 2 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो बहुत सारे लोग ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो ना वो प्रॉब्लम क्या करते हैं कि पूरा सवाल ही नहीं करते, या उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, या उनको एक्सेल पे सही से काम करना नहीं आता। अब जरा देखिए एक्सेल पे काम करने का मतलब क्या है। मैं आपको रैंडमली अपने किसी बच्चे का असाइनमेंट दिखाता हूँ। मेरे भाई यस, ये देखिए आपको एक्सेल पे ऐसी पीएनएल बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। अब ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है पूरी, ये अगर आपको विजिबिलिटी का मसला है तो मैं थोड़ा सा उसको फर्स्ट वाली लाइट ना, एक ये देखें जरा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो एक सवाल आता है जिसके अंदर प्रॉफिट एडजस्ट करना होता है। ये पहले से आपके पास पूरा प्रॉफिट गिवन है, इस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी होती है, एक्सपेंसेस और इनकम की, और फिर हमें रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद ये बैलेंस शीट बनानी होती है। अब आप लोगों ने कभी इस तरह की बैलेंस शीट बनाई नहीं है, और बनाई भी होगी इनकम स्टेट बैलेंस शीट तो शायद आपने अपनी नोटबुक में बनाई होगी। तो हमें इसको कंप्यूटर्स पे बनाना सीखना है। इसके लिए जिन लोगों की पहली क्लास है, मतलब जिनकी पहली अटेम्प्ट है स्किल की, उनकी मैं एक अलग से एक्सेल की क्लास रखवाऊंगा जिसमें हम सिर्फ एक्सेल के ऊपर सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को एक्सेल यूज नहीं करना आता, तो एक्सेल और वर्ड की ऊपर की वर्ड में आपको एक टाइपिंग स्पीड चाहिए रीजनेबल। अच्छा, ये आप ये देखें पूरा सवाल होगा, और इसकी ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखें इसकी सारी वर्किंग्स होगी इस तरीके से। अच्छा, अब इसका रूल क्या है। अगर आपने कोई अमाउंट उठा के डायरेक्टली, ये देखिए नोट करिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे K5, अगर आपने यहाँ पे अमाउंट उठा के पंच कर दिया, देखिए अमाउंट कितना है 26,2610, सॉरी 2610। अगर आपने यहाँ पे पंच कर दिया तो एग्जामिनर जैसे इस पे डबल क्लिक करेगा, इसके पीछे उसको कोई लॉजिक नहीं मिलेगी, वो नंबर दे देगा 0। तो एग्जामिनर बोलता है मुझे आप अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करके बता रहे हो तो मुझे उसका लॉजिक बताओ, ये आया कहाँ से। तो 2610 आया कहाँ से, तो आपने कहा 2610 कहाँ से आया, तो आपने एग्जामिनर को बोला जाके कहाँ देखो भाई K5 में। अब जब हम K5 में जाके देखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा अच्छा यहाँ से आया अमाउंट, ये है K5। अब K5 में 2610 कहाँ से आया, तो आपने कहा J5 को मल्टीप्लाई कर दो G9 से। अब समझे सारी चीजें रेफरेंस पे कनेक्ट हुई होती है, एक का रेफरेंस दूसरे के रेफरेंस से हुआ होता है। एग्जामिनर को लॉजिक चाहिए अमाउंट कहाँ से लाया, एग्जामिनर को लॉजिक चाहिए 1800 कहाँ से लाया, कैसे कैलकुलेट हो 1800। एग्जामिनर को लॉजिक चाहिए 29810 कहाँ से आया आपको। तो ये पूरा एक्सेल के ऊपर कनेक्ट करना सेल्स को कैसे, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा सकता है, लेकिन जिनको नहीं आता एक्सेल पे काम करना, इसकी एक अलग से हमारी एक्सेल की और वर्ड की ट्रेनिंग होगी। जब वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है पूरा, आप समझे पूरा एक ऐसे लिखना होता है, रेशियोज के ऊपर एनालिसिस करने होते हैं, तो उसके ऊपर अब बहुत सारे लोगों को रेशियो एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या आती है कि रेशियोज आपने कहा एनालिसिस आता है मुझे कि अगर एक बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब मुझे पता है, लेकिन उर्दू में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा। अब आप बैठे हैं, आपने आपने कहा आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों की स्कूलिंग हमारे मुल्क में बहुत वीक होती है। स्कूलिंग वीक होने की वजह से उनकी राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुए होते। तो टीचर्स को पढ़ाने का स्टाइल होता है भाई ये पढ़ो उसके बाद नोट्स देता मतलब रट्टा लगा लो। बच्चे रट्टे लगा लगा के जो ना वो हमारे, अब वो हमारे बच्चे आगे बोलते रेशियो में सर मैं बता दे क्या याद करने में याद कर लूंगा। लेकिन क्योंकि पेपर में हर बिजनेस का अलग जो है वो बेसिकली सिनेरियो होता है, तो आप इस पर रट के नहीं जा सकते, तो आपको अपने राइटिंग स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। तो अगर किसी का राइटिंग स्किल डेवलप नहीं है तो वो आज से थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दे। इसमें उन लोगों को बहुत फायदा होता है जो बच्चे बचपन से नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हुए आ रहे हैं, या जिनकी रीडिंग हैबिट होती है, उनको बहुत मजा आ जाता है क्योंकि उनके लिए बहुत आसान हो जाता है।
अच्छा, अब पेपर के अंदर आएगा क्या, सेक्शन ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा? तो पेपर में टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो कि F3 से FR में कंटिन्यू हो रहे हैं एज इट इज विद सम एडवांसमेंट। लाइक हमने F3 में पढ़ा कैश फ्लो, FR में भी कैश फ्लो आएगा। F3 में हमने कैश फ्लो पढ़ा, FR में भी कैश फ्लो आएगा। इनको कोई बिठा ले यार, पीछे देखिएगा बेटा, पीछे जगह होगी। F3 में हमने कैश फ्लो पढ़ा, FR में भी कैश फ्लो हम होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी ऑडिटोरियम में होगी, मेरे ख्याल से यहाँ जगह कम पड़ गई है, तो आज के किसी मैनेज कर लें, कोई तो सीट होगी। ये है, इधर आ जाके आगे जगह आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा F3 में कंसोलिडेशन, FR में भी कंसोलिडेशन है। हमने F3 में पढ़ा फाइनल अकाउंट, इधर भी फाइनल अकाउंट का है कॉन्सेप्ट। फिर हमने F3 में क्या पढ़ा है बताओ भाई, कंपनी अकाउंट से ना, फाइनल अकाउंट कंपनी अकाउंट से कहते हैं। उसी तरह हमने F3 में रेशियोज पढ़ा, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी रेशियोज का टॉपिक होगा। और F3 में हमने थोड़े से IFRS पढ़े थे, तो यहाँ पे भी IFRS आ जाएंगे। तो आपने कहा नया क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ नया सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है, बाकी सारी चीज F3 वाली है। तो इसलिए F3 के फौरन बाद अगर आप ये F7 पढ़े तो ये बहुत आपको जो है ना फायदा हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही है, वही कंपनी अकाउंट अब आप पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट वही होगा जो कंपनी अकाउंट आप पहले पीछे पढ़ते हुए आए। रेशियो एनालिसिस वही वैसे ही होगा, शुरू के रेशियो वैसे ही होंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें एडअप हो जाएंगी, कुछ छोटी छोटी चीजें एडअप हो जाएंगी। तो कैश फ्लो में कुछ चीजें एडअप हो जाएगी, कंसोलिडेशन में कुछ चीजें एडअप हो जाएगी। और मेजर इंपैक्ट क्या है कि IFRS थोड़े से ज्यादा है। जो F3 में आपने IFRS पढ़ा उसके मुकाबले में F7 में IFRS ज्यादा है। और IFRS के हिसाब से कैश फ्लो आपने नहीं बनाई, IFRS के हिसाब से कंसोलिडेशन आपने नहीं की, आपने बेसिक कंसोलिडेशन की है, तो उसके अंदर सिर्फ IFRS का फ्लेवर डालना है। IFRS के हिसाब से फाइनल अकाउंट और IFRS के हिसाब से रेशियोज, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ओवरऑल सिलेबस है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। अब आपने कहा पेपर में क्या आता है, पेपर में आपको बता रहा हूं आज बैठ के एक सवाल लाजमी आता है रेशियोज का, सबका एक रेशियो सवाल। एक सवाल आधी क्लास का आएगा फाइनल अकाउंट का, आधी क्लास का आएगा कंसोलिडेशन। ये इसी से 2 पेपर बना। अब क्या बचा, कैश फ्लो बचा। कैश फ्लो या तो सेक्शन ए में कहीं होगा कुछ सवाल, या बी में कोई एक सवाल होगा। इसी तरह जिसका फाइनल अकाउंट आएगा पेपर में, फाइनल अकाउंट और रेशियो आएगा, उसकी कंसोलिडेशन सेक्शन ए में बनी हुई होगी। छोटे छोटे एमसीक्यूज होंगे, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट रिटेन अर्निंग्स, कैलकुलेट एनसीआई, छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे। और जो स्टैंडर्ड इन्होंने इसमें पूछ लिए फाइनल अकाउंट में, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बचेंगे वो सारे इसमें आएंगे। तो सेक्शन ए और बी के अंदर पूरा पूरा IFRS भरा हुआ होता है। और क्या भरा हुआ होता है, अगर आपने जैसे एक बच्चे का फाइनल अकाउंट आया तो कंसोलिडेशन भरा हुआ होगा, किसी का कंसोलिडेशन सवाल में आया तो फाइनल अकाउंट भरा हुआ होगा। क्लियर है आपको बात? तो ये पेपर जो है वो हमारा पूरा पेपर का पैटर्न है, जिसको आपने 3 आवर्स के अंदर जो है वो पढ़ना है। अच्छा, अब पेपर होता है हमेशा जुमेरात को। आज मार्च के बाद अप्रैल में जून, जून में आ गए जुमेरात को, 8 तारीख को पेपर होगा हमारा, ये फिक्स है। इसका मतलब हमारे पास जून के 7 दिन मौजूद होंगे प्रिपरेशन के भी। तो हमारी टाइमलाइन क्या होगी, मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं हमारी। इंशाल्लाह हमारा आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज क्या डेट है, 14 ठीक है जी। मार्च चलेगा, अप्रैल चलेगा, मई के अंदर मैक्सिमम 20 तक हमारा कोर्स एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। 20 तारीख से लेके 21 से लेके 26 तक मैं आप लोगों को करवाऊंगा फ्री रिवीजन सेशन। जैसे फ्री आप इसको क्रैश कोर्स बोलते हैं, आप लोगों के लिए फ्री होगा, बाहर वाले अगर कोई बच्चे आते हैं उनके लिए पेड होता है। तो फ्री क्रैश कोर्स आपका होगा। 26 तारीख के बाद हम 27 तारीख को मॉक लेंगे आपका, 28 को मॉक लूंगा मैं। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मैं आपको एक प्लान दूंगा।
जो आपका डे वाइज प्लान होगा कि आपने पहली तारीख को क्या उठ के करना है सुबह, दूसरी तारीख को क्या करना है, तीसरी को क्या करना है। बहुत सारे बच्चे इन डेज की वजह से फेल हो जाते हैं। इन डेज में बच्चे मिसमैनेज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता दिन में करना क्या है, और कंफ्यूज हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ACCA में सबसे मुश्किल काम क्या है? फेल होना। सबसे आसान काम क्या है? पास होना। सेक्शन A, B और C। भैया आपको 30 नंबर का है, ये 30 नंबर का है, और ये 40 नंबर का। आप, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का, अच्छा इस बार अब क्या हो रहा है, बच्चों का माई एग्जाम परफॉर्मेंस आ रहा है। माई एग्जाम परफॉर्मेंस पता है आप लोगों को? माई एग्जाम परफॉर्मेंस में कहता है, जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट के अंदर वो आपको बता दें कि किस सेक्शन में बच्चों ने कितना परफॉर्म किया, परसेंटेज आ रही होती है। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट के हमारे पास में किसी बच्चे को उठा के रैंडमली देखेंगे, तो वो आपको बताएगा कि मिनिमम इसमें तो सबके 20% आ जाते हैं, 30 में से इसमें 20% मजे से आ जाते हैं। और इसके अंदर आप अगर 10 भी ले आओ तो आपने कहा मैं तो पास हो गया। अब आप सोचेंगे 40 में से एग्जामिनर आपको सिर्फ 10 नंबर देगा, तो आपको कम से कम 20 तो देगा ही देगा। तो अगर 20 भी देगा तो आपके कितने हो गए? एग्जामिनर आपने लगा चलो 5 टू मॉल ले लो, तो भी क्या है 55, 2-3 नंबर और भी दे देंगे तो भी आप पास ही पास है, फेल नहीं हो सकते आप। अब फेल क्यों होते हैं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ। फेल सिर्फ वो लोग होते हैं जो कि पेपर में जाके घबरा जाते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो पुराने थे, उनका क्या कहना था, आपने घबराया नहीं। सबसे ज्यादा लोग इस वजह से फेल होते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि देखिए 3 मंथ आपने पढ़ा है, तो ऐसा हो नहीं सकता फेल हो। आप हो ही नहीं सकता फेल होते, अगर आपने प्लान फॉलो किया आप हो नहीं सकता फेल होते। सिर्फ कब फेल होते हैं बच्चे, जब बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ना। और अब तो एग्जामिनर ने इतने भर भर के नंबर देने शुरू कर दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर TSA एक स्टूडेंट के 98% आए, एक के 97% आए, 95 आए, 94 आए, 90 आए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहां तक मार्क्स आए, यहां तक। और एक जालिम 99 ले आया कहीं से, उसकी ग्लोबल पोजीशन आ गई। वरना इस बार हमारी ग्लोबल पोजीशन आने वाली थी। ये स्कैम्स का एक स्टूडेंट लाहौर का, वो 99% ले आया। वो पता नहीं वो, अब आप सोचे ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुझे थोड़ा सा इस चीज पे भी शक हो रहा है इस बात पे कि यार 1 नंबर काट रहे हो तुम किसी का, खाली पूरे पेपर में 2 नंबर तो काटो, कम से कम 3 नंबर तो काटो। मतलब मैं समझता हूँ इतने नंबर नहीं देने चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे। मैं अगर पेपर चेक करूंगा तो 90 से ऊपर किसी को नहीं दूंगा। यार आप ठीक है, ये बात सही है, लेकिन रेशियो एनालिसिस में 1 नंबर काटूंगा मैं, वो सब कुछ इतना अच्छा था उसका। वो सोच तो रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ कि कितना अच्छा होगा। भाई मैं कह रहा हूँ, नहीं जान पहचान वाला, ACCA में जान पहचान नहीं चलती भाई। अच्छा अब हम जरा रिसोर्सेज पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ACCA क्वालिफिकेशन में आते भी हैं, लेकिन ACCA के अंदर उसके जो रिसोर्सेज है उसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते। तो ये ACCA के रिसोर्सेज मौजूद हैं, इन रिसोर्सेज को आप जरूर देखें कि इसमें क्या क्या। मुख्तलिफ जगहों पे ACCA ने अपनी प्लानिंग्स बताई हुई है, मुख्तलिफ गाइडेंस बताई हुई है। इसमें एग्जामिनर्स रिपोर्ट मौजूद है। एग्जामिनर्स रिपोर्ट के अंदर आपको बताएगा हर अटेम्प्ट में बच्चे गलतियां क्या क्या करते हैं, तो वो आप रिपीट ना करो। वो रिपोर्ट एकदम पढ़ लो तो आप डेफिनेटली वो रिपीट नहीं करोगे। तो डेफिनेटली अब ऐसे वो बच्चे जिनको 90 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग ये इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह जरूर पढ़ें। फिर हमारे पास देखिए पास एग्जाम्स पेपर्स हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स है। टेक्निकल आर्टिकल्स में बहुत सारे टॉपिक जो मुश्किल होते हैं उसको बहुत आसान अल्फाज में करके एग्जामिनर लिख देता है। तो आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको बुक के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेक्निकल आर्टिकल जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों को, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको इसलिए रिसोर्सेज दिखा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसकी एक तस्वीर लेके अपने मोबाइल में सेव कर लें। 50, 50, 51, 50, 40। अब ये आपको कब काम आएगा? कभी कभार आपने कहा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, सो जाता हूँ। ऐसा ना, कभी नींद आ रही होती है, सब आपने कहा सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, कोई दावत में चले जाता हूँ, कोई पार्टी कर लेता हूँ, कुछ इस तरह की। उस तरह आप इसको देख लिया करें। 49% लोग पास होते हैं, 51% लोग फेल हो जाते हैं। ये जब आप सोचोगे ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, यार पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बहुत कम दिन रह गए।
और उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप जल्द से जल्द एसीसी की एग्जाम फीस भी दे दें, ताकि आपके पास भागने का कोई रास्ता ना हो। वरना बच्चा बोलता है जून से सितंबर इतना दूर नहीं है यार, एक ये शैतानी ख्याल आना शुरू होता है बच्चों के दिमाग में कि जून के बाद सितंबर में देख लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट। पहले के मुकाबले में, ये पहले से के मुकाबले तो अच्छी हो गई ना। ये कोई पहले से इन्होंने पढ़ा है। अच्छा भाई, ये हमारा आ गया एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट। अब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह के हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। अब आप देखें IS-1 की बात करते हैं। IS-1 देखिए हमने F3 में भी पढ़ा था, फिर ये आपको FR में भी पढ़ाएगा, फिर आगे SBR में भी पढ़ाएगा। नोट करें, अब ये FR में भी पढ़ाएगा, फिर आपको आगे SBR में भी जाके पढ़ाएगा ACCA। तो ACCA बार बार आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा है, बार बार पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में जो है ना वो स्टैंडर्ड बस्ट है। और स्टैंडर्ड की नॉलेज ही काम आएगी आपको ऑडिटिंग में भी, और स्टैंडर्ड की नॉलेज ही काम आएगी आगे आपको जिंदगी में प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने में। वरना ये बैंक रिकंसिलिएशन, ये कंट्रोल अकाउंट, ये एरर सस्पेंस अकाउंट तो कोई भी कर लेता है। बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्यों ना। फिर आगे हम IS-2 इन्वेंट्रीज पे आ गए। ये हमने पहले F3 में भी पढ़ा है, फिर F7 में दोबारा पढ़ेंगे। कैश फ्लो भी F3 में पहले पढ़ा है, फिर F7 में दोबारा पढ़ेंगे। IS-8 आप लोग पहली दफा पढ़ेंगे। आप IS-10 पढ़ेंगे हम, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये भी F3 में पढ़ा हुआ है। इनकम टैक्सेस हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, IS-12। IS-16 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये पहले भी पढ़ा हुआ आपने F3 के अंदर। IS-19 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर आ गया IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट, सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट ग्रांट 20 ये हम पढ़ेंगे। फिर 21 हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, ये तो बहुत अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आजकल बहुत काम आ रहा है। पाउंड कितने का चल गया, किसी को पता है? पाउंड काफी ऊपर हो गया। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा, F7 में पढ़ेंगे, फिर SBR में पढ़ेंगे। फिर रिलेटेड पार्टी हमारे कोर्स का नहीं है। फिर हमारे पास 27 है कोर्स में, 28 अगर आप देखें बीच में मिस है बहुत सारे, तो वो दुनिया से ऑब्सोलीट होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग रह गए जो लाइव है वो हम पढ़ रहे हैं। फिर आ जाएंगे 28 के बाद 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, 33 अर्निंग्स पर शेयर का है, फिर 36 इम्पेयरमेंट का, 37 प्रोविजन का, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी हम पढ़ेंगे। 38 इंटेंजिबल एसेट भी आपने पहले पढ़ा होगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड है। फिर 41 एग्रीकल्चर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर आ गया हमारे पास IFRS 3, IFRS 5, फिर IFRS 7, फिर IFRS 9, फिर IFRS 10, फिर IFRS 13, 15, 16, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमने FR में नहीं पढ़ी, आगे SBR में पढ़नी है। तो आपको देखा होगा कंपैरेटिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेप्थ बहुत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्वांटिटी बहुत सारी है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो F7 में पढ़ने के बाद SBR में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी थोड़ी सी यहाँ पढ़ दी है, थोड़ी सी वहां भी पढ़ दी जाके। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो अगर मैं इनको हटा दूं ना तो आपको लगेगा मैं F3 पढ़ रहा हूं, क्योंकि वही कैश फ्लो है, वही फाइनल अकाउंट है, वही कंसोलिडेशन है। तो फर्क क्या है, बस इनको मिला के पढ़ना है, कंसोलिडेशन विद IFRS, फाइनल अकाउंट विद IFRS, हो रहा है कैश फ्लो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मिक्सअप करके पढ़ना है और ये नॉलेज अपनी बढ़ानी है, तो आप बहुत आसानी से जो है इस पेपर को इंशाल्लाह वो पास कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग कोर्स? जी कुछ कह रहे? नहीं, बात नहीं, ये तो बच्चों के नंबर बताया कि कुछ लास्ट सेटअप में बच्चों के इतने नंबर आए हैं। 99 इस बार जिसके ग्लोबल टॉप आए है ना, नहीं वो स्कैन का बच्चा मैं कह रहा हूँ, वो जालिम आदमी स्कैन कर रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देते। अच्छा, सितंबर में, दिसंबर में हमारी, सितंबर हमारी ग्लोबल पोजीशन आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सितंबर में हमारी ग्लोबल थी, नुमान अब्बास की स्टूडेंट हमारी उसकी, और दिसंबर में नहीं आ सकी। और से 98 में मुझे लग रहा था ग्लोबल आ जाएगी, लेकिन नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब
आप लोगों के कंधे पे है ग्लोबल पोजीशन का बर्डन फॉर जून सेशन, तो इंशाल्लाह अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ने बात छेड़ी, तो मैं एक बात बता दूं। देखिए F5 से लेके F9 तक जो पेपर्स है ना, इन पेपर्स का एवरेज आपका कम से कम 68% होना चाहिए। अगर आपका एवरेज 68% आता है तो आपको ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री पे लिखा होगा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। वरना आपके सामने लिखा होगा डिग्री जैसे निकालेंगे उसको लिखा होगा थर्ड क्लास, आप डिग्री छुपा लोगे नीचे। थर्ड क्लास डिग्री रखने से बेहतर है कि आप फर्स्ट क्लास डिग्री रखें। सो F7 F7 F6 और F9, ये तीन पेपर जो ना मैं समझता हूँ ACCA में हाई स्कोरिंग पेपर। इनमें आप 80 भी मार सकते हैं आसानी से, इवन 90 भी मार सकते हैं आसानी से। लेकिन जो PM का पेपर है और जो AA का पेपर है, ऑड एंड एश्योरेंस का, इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 70 भी मार लिया तो बहुत बड़ी बात। 70 में आना भी जो ना आप समझ जाए बड़ी बात होती है। तो अब अगर सोचा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता में 50-55 आ गए, तो आपको ये जो पेपर है ना, ये आपको हेल्प कर देंगे आपकी एवरेज बनाने में। वरना आपकी एवरेज अगर अगर ये और अगर 52 या उससे नीचे हुई तो आपको OBU के लिए आप एलिजिबल ही है। OBU की डिग्री के लिए आप एलिजिबल ही जब होते हैं 52 एंड अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वो देंगे भी नहीं। अगर आपका एवरेज 50 आता है, 51 आता है, तो आपको OBU की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। और फिर डिग्री में भी ऐसा ना हो कि थर्ड क्लास लिखा हो, इससे बेहतर है कि आप फर्स्ट क्लास की बात करें। आप सेकंड क्लास के बारे में सोच क्यों रहे, फर्स्ट क्लास के बारे में सोचें। और एवरेज 68% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इंशाल्लाह बना सकते हैं। चलो जी, क्या कह रहे हैं? उनके घर पे आ जाएंगे OBU वाले। और आप समझे वो गोरे हो, याद रखिएगा। अच्छा जी, अच्छा, दो बातें मैं आपको पहले बता दूं ताकि मैं साथ साथ जो है ना वो आपको इस बात की क्लैरिटी भी दूं कि देखिए आप सब लोग जो ACC कर रहे हैं ना, उसके पीछे आपका एक मकसद होगा, सही ना। ऐसे तो नहीं आपने कभी फारिग थे घर वाले बोला जाओ ACC में क्लास में बैठ जाओ, कोई ना कोई मकसद होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव अचीव सिर्फ जब हो सकता है जब आप अपने आप को बनाओ एक ब्रांड, सही ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अगर आज कोई कपड़े खरीदेंगे ना तो उसमें आप हमेशा ब्रांड को प्रेफर करोगे। कोई अगर आपको घड़ी भी खरीदनी है आज, तो लोग बोलते हैं एप्पल वॉच होनी चाहिए। फिर इसी का मोबाइल भी लेना है किसी को, तो लोग अच्छा अब आप मेरी रेंज में है या नहीं ये गलत बात है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि ब्रांड चाहिए, गाड़ी भी ब्रांडेड चाहिए, कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए, जूते भी ब्रांडेड चाहिए। तो दुनिया ब्रांड को रिकग्नाइज करती है। इसी तरह आपको भी एम्प्लॉयर के सामने ब्रांड बनना पड़ेगा। और आपको आप पता है आप क्या है इस वक्त। अब ब्रांड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप वो तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई कोई भी बच्चा किसी सब स्टैंडर्ड जगह पे काम ही ना करे, काम करे तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, MNC के अंदर, या किसी टॉप बिग 4 ऑडिट फर्म के अंदर। इसके अलावा काम ना करें। अब एक बच्चा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, बहुत अरसे से परेशान हूँ, और कोई जॉब में अप्लाई करता हूँ वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाता, और आई एम हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उससे पूछा तुमने क्वालिफाई करके कहाँ जॉब की, तो मुझे कह रहा सर मैं 6 साल से के इलेक्ट्रिक में लगा हूं। अब के इलेक्ट्रिक में आपको पता लाइट वैसी नहीं आती, तो वो के इलेक्ट्रिक में आपने 6 साल अपनी ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन अब आपको शायद के इलेक्ट्रिक वाले भी एक लेवल से ज्यादा ग्रोथ ना दे सके, और शायद आपको दुनिया रिकग्नाइज ना करे, सही ना। इसी तरह एक बच्चा वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कह रहा है मैं PIA में काम कर रहा हूँ, और PIA की आपको पता है वैसी हालात कैसे चल रहे हैं, 3 रुपए का शेयर है खाली बेचारे का। अब उस कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो आप डेफिनेटली 3 रुपए वाले हो जाए। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मल्टीनेशनल कंपनी को टारगेट करना है, या बिग 4 ऑडिट फर्म को टारगेट करना है।
ये चीज जो है ना, वो बच्चे क्या करते हैं छोटी मोटी कंपनियों में कि छोटी मोटी जगह पे जॉब शुरू जो होता है ना, यार कुछ नहीं मिल रहा है, यही शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी लगा दूंगा। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया मीट करें कंपनी का, तो मैं आपको प्लेस करा दूंगा। हमारे पास बहुत जॉब्स आती है, बच्चे नहीं है। लेकिन इशू क्या है, बच्चे, आप बच्चों से फोन करें, सर मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, वो किसी छोटी मोटी जगह पे काम कर रहे हैं। अभी आपको शायद उससे पैसे दिखा के लालच दे दी, 50-60 हज़ार रुपए दे दिए, आप खुश हो गए। आगे आगे आप फंस गए, अब आप लाख रुपए से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं, या 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को ग्रोथ चाहिए होती है अपनी लाइफ में। अगर आप 2 लाख पे, आप अभी आप 2 लाख नहीं कमाते ना, लेकिन जब आप 2 लाख कमाओगे, आप बोलेंगे यार 2 लाख बहुत कम है। जब 4 लाख कमाओगे, आपने कहा 4 भी कम है, 5 कब हो गए। तो इंसान की जो है ना, उसको ग्रोथ चाहिए होती है ऑल द टाइम। ग्रोथ सिर्फ कब आ सकती है, जब आप अपने आपको मल्टीनेशनल कंपनी में लेके जाए। एक बार अब मल्टीनेशनल कंपनी में पीछे ड्रैग डाउन करें, तो पीछे लेके जाने के लिए क्या होता है, आपको अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट बनाने का मतलब क्या है, ये नहीं आप जिम में ज्वाइन करना शुरू कर दें। स्मार्ट का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा, आपकी जो जनरल नॉलेज हो वो थोड़ी बेहतर। कोई आपसे पूछ लिया करंट पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो आपने कहा चल रहा होगा कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट चला रही है, हमने देख लिया। आप इतनी बातें कम से कम, आप क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या चीज होती है, आपको पता होना चाहिए कमोडिटी मार्केट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो है ना वो, मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्टमेंट्स करें, मैं कह रहा हूँ आपको नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, बिजनेस के हालात क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, पाउंड क्यों बढ़ रहा है, इसकी छोटी 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 इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही है, अमेरिका की क्या हालात है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसके मैगजीन आपको भेजता है, हर महीने मैगजीन भेजता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो मैगजीन एसीसी के स्टूडेंट अकाउंटेंट मैगजीन के नाम से आते हैं, उसको आप पढ़ा करें, आपकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मसले क्या होता है, एक तो वो किसी से बात नहीं करते, पहला। दूसरा होता है कि वो अपनी दुनिया में होते हैं। तीसरा वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना, कि अब आप इंटरव्यू लेना शुरू करें उसका, तो वो सांस फूलनी शुरू होती है, अब आपको इंटरव्यू देना ही परेशान हो जाएगा। तो ये एक बहुत, और ये बहुत सारे आजकल यूथ में बहुत सारे इंट्रोवर्ट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को पूछता हूँ, भाई तुम्हारे दोस्त कौन है, तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अभी भाई क्या कहाँ गए दोस्त, बोले थे ही नहीं, आज से थे ही नहीं घर, मैं अकेला हूँ बचपन से घर में। अब अकेले जो है ना, वो एक या दो दोस्त है। अच्छा, एक या दो दोस्त है, वो भी टॉक्सिक दोस्त, वो भी आपको बार बार बोले तुमसे नहीं होगा भाई, ऐसी थी। अब वो रोज सुबह शाम आपको जो है ना विजिट कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, ऐसी थी। अब तो आपके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको गाइड करें, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। अगर आपको कोई डिग्रेड करे, वो दोस्त नहीं है आपका। मेरा मजाक अलग होता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मली आपको डिग्रेड करे, वो आपको दोस्त नहीं है। आप अपनी स्पीकिंग के ऊपर काम करें। लोगों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत जो है ना वो बुरी है। पब्लिक स्पीकिंग पे काम करें, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए, राइटिंग स्किल पे काम करें, अपनी कंप्यूटर लिटरेसी। आप जैसे नॉर्मली अगर मैं पूछूं ना, यार ईआरपी क्या है, तो शायद आधे लोगों को पता ही ना हो ईआरपी क्या होता है। तो इस तरह की छोटी 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 टेक्नोलॉजीज हैं। हमें क्या होता है, इतनी नॉलेज होती है बुक में जो लिखा होगा, बुक से आगे कुछ पता ही नहीं है। तो एम्प्लॉयर जब आपको पूछता है, यार ये एसीसी चीज क्या है, इसको यही नहीं पता ईआरपी क्या चीज है, इसको यही नहीं पता पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या है, इसको यही नहीं पता मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हाँ, अब वो इसहाक डार साहब बेचारे माशाल्लाह इतने पुराने चावल है, वो इतने मशहूर है, वो पता होना, इससे पहले वाला कौन था ये नहीं पता होगा लोगों को। अब जिसको पता है वो अच्छी बात है ये आपने अच्छा तरीका बनाया, दिमाग में आ सकते देखो क्यों वाले कैंडी लाइन। तो स्माइल इंडस्ट्री वाले, तो इस तरीके से जो ना, आप लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी आपको अपने अंदर लेके आनी है। अब इसलिए हम लोग टीएसए के अंदर मुख्तलिफ कंपटीशन करवा रहे हैं। जैसे हमने अभी स्टॉक एक्सचेंज का चैलेंज करवाया था, उसमें से किसी ने पार्टिसिपेट किया था, किया। स्टॉक मार्केट का कंपटीशन हमने करवाया था, इसके अंदर हमने वर्चुअल मनी दी थी 10-10 लाख रुपए की बच्चों को, उनको बताया भाई इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने से आपको सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो स्टॉक्स के बारे में आपकी नॉलेज, क्योंकि आप F4 में पढ़ोगे स्टॉक्स के बारे में, F5 से लेके F9 और ट्रिपल ए तक, आखिर में आपसे पब्लिक कंपनीज के बारे में पढ़ोगे। और आपने जिंदगी में कभी शेयर जो है ना खरीदा, ना बेचा, ना डिविडेंड लिया, ना डिविडेंड खाया, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये दुनिया जा कर रही है। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब चीजें कनेक्ट होंगी ना, आपको खुद घर में आके गिरेगा डिविडेंड का चेक, कि भाई आपका 5 लाख रुपए का डिविडेंड आया है। देखा, अच्छा आप समझ में आया डिविडेंड क्या होता है। तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिला। अभी आपने किताबों में पढ़ा होगा, अभी आप कभी ऑर्डिनरी शेयर खरीदे, कभी बेचे, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स करवा रहे हैं, उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, आपकी लर्निंग होगी बहुत ज्यादा।
इस तरीके से अभी जो है ना वो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनका हम जो है वो एक प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अब देखिए आप में से बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने विनर की 1 लाख रुपए का प्राइस भी रखा है, कि जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इससे ज्यादा क्या मोटिवेट करे यार। रनर अप, सेकंड रनर अप को 50,000 रुपए, थर्ड वाले को 25,000 रुपए, और इससे ज्यादा मतलब एक बच्चा अगर कुछ जीत जाता है कंपटीशन, तो आप सोचेंगे उसका जो है ना वो एक दो पेपर की फीस निकल आती है आराम से 1 लाख रुपए के अंदर। और ये एक बड़ी अचीवमेंट भी होगी कि आप अगर, और फिर हम उन बच्चों को इंटर्नशिप्स भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एलसीडीसी के अंदर, पीएसएक्स के अंदर। अभी हम पीएसएक्स भी गए थे, कल हम गए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कोई गया था वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो ये देखिए गए थे हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड वालों का इवेंट हो रहा है हमारे पास। इसी तरीके से अभी जो ना पोलियो 3 कंपनी जो ईआरपी बेस्ड कंपनी है उसका इंडस्ट्री विजिट होगा। उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को बुला के हम बताएंगे हम कैसे बिजनेस करते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं। ये चीजें आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और आपको रोड मैप पता होना चाहिए, आप सबके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आज 2023 में मार्च में मैं बैठा हूँ F7 की क्लास में, तो मैं 2024 में कहाँ जाऊंगा, 25 में कहाँ जाऊंगा, 26 में कहाँ होऊंगा। अगले 2 साल का प्लान सबके पास होना चाहिए। ओबीयू की डिग्री कब लेनी है ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, भाई इस डेट तक मैंने ओबीयू की डिग्री लेनी है, इस डेट तक मैंने एमएससी करना है, इस डेट तक मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, इस डेट तक मैंने F7 देना है, F8 देना है, F9 देना है। ये कब F7 के बाद अब आगे जून में कौन सा पेपर देना है, सितंबर। मतलब ये चीज हमने सोची भी नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, दोस्त से पूछा तू क्या कर रहा है, उसने बोला मैं तो F7 क्लास है, बोला चल मैं भी इन हूँ। अब दोस्त के साथ आपकी प्लानिंग जरूरी नहीं है कि दोनों की सेम मैच हो, आपका लेवल उसके लेवल में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। तो ऐसा मुझे well, I can see the time of completing. They consider time of completing. Yes, they do consider the time of doing the ACC qualification. कि अगर एक बच्चे ने 8 साल में ACC किया है, एक ने 5 साल में किया, एक ने 4 में किया और एक ने 3 में किया, तो वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा जिसने कम से कम टाइम में जो ना वो ACC क्वालिफिकेशन किया। तो अगर आपका पीछे का टाइम लैप्स हो चुका है तो आप उसको भी मैनेज करें कि आप कोशिश करें 3 साल, नहीं तो 3.5 साल, मैक्सिमम 4 साल में ACC को। तो लेकिन अभी आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, अगर जो पुराने लोग हैं उनके पास ऑप्शन है कि अगर कोविड के अंदर भी लोगों का टाइम जाया हुआ है काफी ना, तो कोविड का एक ऑप्शन मौजूद है। आपके घर में कोविड आ गया था तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन विदाउट कोविड का जो टाइम आपका है वो 3 से 3.5 साल, मैक्सिमम 4 साल में ACC कंप्लीट हो जाना चाहिए अलॉन्ग विद OBU डिग्री। चले जी, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते। किसी के माइंड में कुछ सवाल है जी? अच्छा जी, क्लासेस के बारे में आपको रहता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 4 दिन क्लास होगी। फ्राइडे की टाइमिंग्स हमारी होगी 10 to 1, और इन 3 डेज हमारी क्लास होगी 12 to 3। आज जो है वो क्लास की टाइमिंग हमारी थोड़ी सी डिले इस वजह से हुई थी क्योंकि एक ओरिएंटेशन भी थी हमारी और फिर एक जो है ना वो सेशन था, इस वजह से। बाकी जो है ना ये 12 से 3 के दरमियान हमारी जो है ना। और आज की क्लास का टाइम कितना था? 2 से 4 था मेरे ख्याल से। तो 3 बज गया ना? जी, बस मैं आज की असल में एक हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसके अंदर मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको पेपर का, और पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और टाइमलाइन पूरी बता दी मैंने आपको। इंशाल्लाह 20th मई तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो है वो उसके बाद मॉक एग्जाम और रिवीजन होगा, और 8 तारीख को इंशाल्लाह आप लोग पेपर दे देंगे। ठीक है जी? दुआ किसके लिए करना? मैं अभी दुआ मस्जिद चला था। मैं डरा नहीं, आपको रियलिटी बनाना बहुत जरूरी है। मैं इट्स नॉट लाइक मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से मेहनत करना शुरू करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जरा सुन लें, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं वो बुक आज से पढ़ना शुरू कर दें। बुक आज से पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे आपने IAS 37 पढ़ा हुआ है, 38 पढ़ा हुआ है, IAS 8 पढ़ा हुआ है, उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दें अभी से। ये वेट ना करें मैं पढ़ाऊंगा फिर आप पढ़ेंगे।
जो पढ़ा हुआ है आप उसकी किताब पढ़ सकते हैं, कैश फ्लो की किताब पढ़ सकते हैं, कंसोलिडेशन की किताब भी बेसिक लेवल पढ़ सकते हैं। ताकि अब होता क्या है, बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं मई के मंथ में सर किताब कब कहाँ से पढ़नी है। अब मैं बोलता हूँ मई में किताब नहीं पढ़े, अब मई का मंथ होता है रिविजन के लिए। आप पढ़े, बुक पढ़ने का टाइम है मार्च और अप्रैल, इन 2 मंथ के अंदर किताब पढ़े। ठीक है जी। तो आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह बुध जुमेरात को हमारी क्लास होगी 12 to 3। ठीक है जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी म्यूचुअल फंड वालों का एक प्रॉपर एक इवेंट हो रहा है ऑडिटोरियम में, आप लोगों में से अगर कोई बैठ सकता है तो जाके जरूर उसको अटेंड करें सेशन। अच्छा, बुक्स मैंने आपको बता दी, बुक आप सब लोगों के पास होनी चाहिए कैप्लन की, और एग्जाम किट आप लोगों के पास दोनों होनी चाहिए, कैप्लन और बीबीपी की। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, वरना सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा, तो वो आप वहां से भी कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी कुछ चीजें हैं जो कि अज्यूम नॉलेज है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है F3 से, जो एग्जामिनर इसमें भी पूछता है और हम उसको अज्यूम नॉलेज समझते हैं। तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्लास में, वो आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप उसको एक दफा रिवाइज कर ले, वरना मुझे अलग से आके बता दे, उसको हम अलग से कर सकते हैं, इस क्लास में नहीं पढ़ा सकते। क्या क्या अज्यूम नॉलेज में, एक चीज सस्पेंस अकाउंट की एडजस्टमेंट लाजमी आती है, तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा अज्यूम नॉलेज में आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। मैं 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 बता दूं, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, ये आपको डबल एंट्री के साथ बताना चाहिए कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है। ये 4-5 आइटम्स हैं जिसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेटा बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस वक्त जरा कंट्रोल होना जरूरी है। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है, राइट शेयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसकी डबल एंट्री क्या बनती है, बोनस शेयर्स की डबल एंट्री, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला, रिड्यूसिंग का फॉर्मूला, और सस्पेंस अकाउंट। ये 4-5 आइटम्स ऐसे हैं जो कि एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं पेपर के अंदर भी। और सस्पेंस अकाउंट डेफिनेटली, सस्पेंस अकाउंट की क्लास यानी होती कि मैं सस्पेंस अकाउंट पढ़ूंगा, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा। तो अगर आपने F3 पढ़े हुए जमाना आपको हुआ है, सही ना, तो आप एक दफा उसको रिवाइज कर लें। ठीक है जी, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्लास। सही बता,